इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ स्कॉलरशिप के हवाले से। बाज लर्नेड लोग होते हैं वो स्कॉलरशिप ले लेते हैं और स्कॉलरशिप जो मिलता है वो भी जाहिर है एक अमाउंट है, एक तरह से एक आमदनी है, तो ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है क्योंकि हम पढ़ ही टैक्स एग्जेम्पशन रहे। इसी तरह इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत कुछ सैलरीज या कुछ इनकम मिलती है वो भी एग्जेम्प्टेड होती हैं और टैक्स कंसेशन के हवाले से जो स्केड्यूल है इस पर भी कुछ एहतियाती तौर पे लॉज बनाए गए हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से या कह लीजिए कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उनको भी आज डिस्कस करके हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे जिसका नाम है टैक्स एग्जम्पशंस, जो आपके आईकैप के चैप्टर नंबर 11 का दूसरा हिस्सा है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए बाज स्टूडेंट्स या बाज स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप मिलता है और उस स्कॉलरशिप पे मिलने वाली जो इनकम है वो उस पर टैक्स जो है, इससे आप ये कह सकते हैं कि एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा, यहाँ ये वाला नोट ना देखिएगा, इसको मैं अभी आपके साथ जिक्र करता हूँ, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये आमदनी चूंकि उसकी मेहनत और उसकी लगन के नतीजे में उसे मिली है तो हम इसे कहते हैं एनी स्कॉलरशिप ग्रांट टू अ पर्सन। एक स्कॉलरशिप अगर ग्रांट किया गया है किसी पर्सन को टू मीट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन शैल बी एग्जेम्प्ट। तो हम कहते हैं कि एक स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू अ पर्सन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज एग्जेम्प्टेड। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, आप यूं भी लिख सकते हैं सिंपली अ स्कॉलरशिप गिवन टू अ स्टूडेंट और अ स्कॉलर टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन और टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द एजुकेशन शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। हाँ, इसमें सिर्फ एक कंडीशन है, एक शर्त है कि जो भी एनजीओ स्कॉलरशिप दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है या कोई इदारा दे रहा है, कोई यूनिवर्सिटी दे रही है अपने प्रोफेसर को, तो शर्त सिर्फ एक ही है कि ये स्कॉलरशिप खालिस्तन मेहनत के नतीजे में दिया गया हो, डायरेक्ट दिया गया हो, ठीक है, और साबित ये ना हो जाए कि जिसको स्कॉलरशिप दिया गया है उसका यूनिवर्सिटी से या उसके किसी सीनियर ऑफिसर से कोई रिश्ता है, यानी जो वजीफा है या स्कॉलरशिप है वो रिश्तेदार को ना दिया गया हो, इससे कोई एसोसिएशन साबित ना हो। इसका मकसद यही होगा कि खालिस्तन मेहनत के नतीजे में मिला हो, एक रिबा परवरी या नेपोटिज्म के नतीजे में ये ना हो, तो हम इस पर क्या कहेंगे कि टैक्स एग्जेम्प्टेड है। पहली बात तो ये। अच्छा, ये सिंपल सी बात थी, कोई इतनी ज्यादा मुझे नहीं लगी कि इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम लगाऊं। तो आप बच्चों की क्या राय है, अब्दुल वाहिद की, मलिक राहबर की, क्या कहते हैं? क्लियर है? क्लियर है तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए, शाबाश। तो आई होप सो फार कि ये छोटा सा टॉपिक है, ये आपको क्लियर होगा, आसान सा है, इसमें कोई भी किसी किस्म का न्यूमेरिकल इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी किसी किस्म का जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स किस्म के लॉ लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद ये तो था स्कॉलरशिप, लेकिन अगर किसी खिलाड़ी को, किसी स्टूडेंट को, किसी बड़ा काम करने वाले को प्रेसिडेंट्स ऑनरशिप अवार्ड मिल जाए, प्रेसिडेंट ऑनर्स अवार्ड, प्रेसिडेंट ऑनर अवार्ड की मिसाल यूं दी जा सकती है कि फर्ज कीजिए आप एक प्लेयर हैं और आप बहुत अच्छा गिल्ली डंडा खेलते हैं और ये गिल्ली डंडा खेलने में आपने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले लिया है और इस गोल्ड मेडल को लेने के नतीजे में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एहसास हुआ कि यार इसने मुल्क का नाम रोशन किया है गिल्ली डंडा खेलते हो, तो वो क्या करते हैं, वो अवार्ड कर देते हैं। अच्छा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, गिल्ली डंडा इंटरनेशनल गेम्स में शामिल हो सकता है, उससे कई गुना ज्यादा जो है वो बेतुकी गेम में जो है वो हो सकती है, तो ये तो बड़ी रिस्पेक्टेबल गेम है, ठीक है। सिर्फ ये है कि हेलमेट पहने हो, आंख पे गिल्ली ना लग जाए किसी की, बाकी खैर है। तो वो तो फिर बेसबॉल भी है, बाकी रग्बी भी है, उसको भी देखें तो वो भी तो इसी तरह की गेम्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जी एन अलाउंस अटैच टू एनी ऑनर अवार्ड
or medal given to a person by President of Pakistan shall be exempted from tax, कि जो अवार्ड यानी इनाम या ऑनर या मेडल मिलेगा, जाहिर है इसके साथ अमाउंट भी एसोसिएटेड होती है, तो वो टैक्स से मुस्तस्ना है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी, क्योंकि साथ ही अटैच है एनी मॉनेटरी अवार्ड ग्रांटेड टू अ पर्सन बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्टेड। तो ये अवार्ड पर ये जो रकम उसे मिलेगी ये एग्जेम्प्टेड होगी टैक्स पे, टैक्स से इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये भी बिल्कुल उसी तरह सिंपल है जैसे आपने भी स्कॉलरशिप वाला मामला समझा। क्या था क्लियर जी? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए अगला जो मामला है वो है प्रॉफिट ऑन डेट का। अब ये जो प्रॉफिट ऑन डेट का मामला है इसमें इस तरह से है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी लोकल फर्म्स जो है वो शॉर्ट ऑफ फंड्स हो जाती हैं या उन्हें जरूरत पड़ती है लोन की। तो ये लोन आप जानते हैं कि सिक्योरिटीज के बदले भी लिया जा सकता है, सिक्योरिटीज के बदले भी लिया जा सकता है। तो हम यूं फर्ज कर लेते हैं कि पैकेजेस को फंड्स की जरूरत है और उन फंड्स को हासिल करने के लिए, लोन को हासिल करने के लिए उन्होंने सिक्योरिटी या बॉन्ड्स इश्यू कर दिए हैं किसी दूसरे मुल्क में। फर्ज कर लीजिए कि उन्होंने सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स जो है ये इंग्लैंड में जाके लॉन्च कर दिए, तो हुकूमत पाकिस्तान इसको लाइक करेगी। क्यों लाइक करेगी? इसलिए लाइक करेगी कि आप बाहर का पैसा खींच के अपने मुल्क में ला रहे हैं, आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वो मुल्क में ला रहे हैं। आमतौर पे होता यह है कि अगर जनरल प्रैक्टिस में देखा जाए कि यही सिक्योरिटी अगर पाकिस्तान में इशू की जाती तो इसकी आमदनी पर हुकूमत जिसने सिक्योरिटी से कमाया है उससे लाजमन टैक्स लेती, चूंकि ये भी तो ज़राए आमदनी है और आमदनी हासिल करने के लिए जो भी ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे उस पर टैक्स लिया जाएगा। तो अगर ये पाकिस्तान में होता तो लाजमन टैक्स लिया जाता, लेकिन चूंकि ये दूसरे मुल्क के शहरियों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं कर्ज की मद में, सिक्योरिटीज के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए, जो दूसरे मुल्क के शहरी हैं, लेट से इंग्लैंड के हैं, उसमें कोई जॉन है, उसमें कोई विलियम है, उसके अंदर कोई जो है वो मैरी है, तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि ये जो बैरून मुल्क के लोग हैं उनसे पैसा लेकर लाया जा रहा है पाकिस्तान में, पैकेजेस के प्लांट में लग रहा है और इसके बदले उनके हवाले ये सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स किए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम इस कमाई पर जो प्रॉफिट मिलेगा इन लोगों को जो प्रॉफिट मिलेगा इस पर टैक्स एग्जेम्प्ट कर देंगे, इस पर टैक्स एग्जेम्प्ट कर देंगे क्योंकि ये फॉरेनर्स हैं और इन्होंने हमारे मुल्क में पैसा लगाया है, या आप कह लीजिए कि ये नॉन रेजिडेंट्स होने के बावजूद हमारे मुल्क में पैसा लगा। लेकिन इसकी कोई शराइत भी है। मसलन पहली बात यह है कि ये लोग जो है यहाँ जो पैकेजेस के लोग हैं या जो उनके एग्जेक्टिव्स हैं उनके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। अगेन वही बात आ जाती है, अगर ये रिश्तेदार हुए तो हो सकता है ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर ली गई हो कि अपने ही रिश्तेदारों को जानबूझकर सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इशू करके टैक्स बचाया जा रहा हो, लिहाजा इनके रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त जो है वो ये है कि ये सिक्योरिटी या बॉन्ड जो है ये एक तयशुदा तादाद से ज्यादा हो, यानी काफी ज्यादा, काफी हद तक जारी की हो। ये नहीं है कि ये 4, 5, 6 बॉन्ड्स इशू किए हो, 8, 10 बॉन्ड्स इशू किए हो। इससे भी जरा थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी या इससे भी थोड़ी बहुत जो आप कह सकते हैं कि मेलाफाइड प्रैक्टिस जो होती है या बदनीति झलकती है। तो लिहाजा रिश्तेदार भी नहीं होना चाहिए और सिक्योरिटी की तादाद खातिर ख्वाह होनी चाहिए जिससे कुछ अच्छा पैसा जनरेट हो।
अब इसमें यह भी है कि अगर ये लोन लेकर पैकेजेस अपने साउथ अफ्रीका वाले प्लांट पे लगा रहा है तो फिर हमसे किसी बात की एग्जम्पशन मांग रहा है। शर्त ये है कि ये जो लोन आया है ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट हुआ हो, इट शुड बी इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो, इन्वेस्ट की मैं छोड़ देता हूं, या ये कह लीजिए इसकी सरमायाकारी यहाँ के किसी काम में की हो तो फिर ठीक है, इन्वेस्टमेंट को उर्दू में सरमायाकारी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी शर्त है कि इसका जो सूद है, जिसको आप यहाँ प्रॉफिट कह देते हैं लोग, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, वो मुल्क के बाहर जा रहा हो। ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी बाहर में विलियम के नाम हो और इधर पैसा डीजे भट्ट के अकाउंट में जा रहा हो, तो ये नहीं है। मकसद ये है कि ये पैसा भी फिर उसी को जा रहा हो, जैसे जॉन, विलियम एंड मैरी को ही जा रहा हो, किसी तीसरे बंदे को ना जा रहा हो उसको सूद, ठीक है। और सिक्योरिटी जो है वो तस्दीक शुदा हो, ये नहीं है कि सिक्योरिटी के प्रोसीजर के बगैर ही आपने उसे जारी कर दिया हो, तो इसकी बाकायदा तौर पे तस्दीक करवाई गई हो FBI से, मुकर्ररा इदारों से, तो फिर ही आप ये कह सकते हैं कि ये शिक अलाउ है। तो हम इसको यूं समझते हैं कि लेट से पैकेजेस को एक प्लांट लगाना है, ये प्लांट जो है ये पैकेजेस पाकिस्तान में लगा रहा है, लेकिन वो चाहता है कि इसके अंदर पैसा बाहर से लाया जाए, तो वो सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इश्यू करता है इंग्लैंड में, और वहां के शहरी जैसे जॉन, विलियम, मैरी, इस तरह के बहुत सारे लोग इसको खरीद लेते हैं, बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद ये पैसा पाकिस्तान में आ जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस पर टैक्स जो है वो पाकिस्तान में, तो जाहिर है पाकिस्तान के इशू नहीं हुआ, ये बाहर वाले लोगों के लिए है, तो इस पर टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, इसकी आमदनी पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, ना जॉन से, ना विलियम से, ना मैरी से। जो इसका मुनाफा बनेगा वो डायरेक्ट यानी इंटरेस्ट डायरेक्ट उनको दे दिया जाएगा। शरायत, ये लोग रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, ये लोग, ये सिक्योरिटी अच्छी खातिर ख्वाह तादाद में होनी चाहिए जिससे अच्छा पैसा आए, और लोन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो, और सूद यानी मुनाफा मुल्क से बाहर जा रहा हो, और सिक्योरिटी तस्दीक शुदा हो, इसके अंदर किसी भी किस्म का डाउट ना हो। तो ऐसी सूरत में टैक्स एग्जम्प्ट होगा। अब देखते हैं हम यहाँ क्या लिखा है। लॉ में यूं लिखा है कि एनी प्रॉफिट मींस इंटरेस्ट received by non-resident person on security issued by resident shall be exempted from tax। अब जाहिर बात है पैकेजेस यहाँ की क्या है, रेजिडेंट कंपनी है, ये रेजिडेंट कंपनी है, ये तो ये रेजिडेंट पर्सन है, और दूसरी तरफ ये जो जॉन, मैरी एंड विलियम्स हैं ये क्या है, ये नॉन रेजिडेंट पर्सन है। So back to the section, any profit interest received by non-resident person, तो जॉन, मैरी क्या है, non-resident है, on a security issued by resident, resident का मतलब यहाँ पे क्या है, packages, ठीक है जी। The persons are not associate, रिश्तेदार ना हो, नॉट एसोसिएट। द सिक्योरिटी वॉज वाइडली इशूड, वाइडली इशूज का मतलब है इसकी तादाद काफी ज्यादा हो, ठीक है, बाय द रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान से बाहर इशू हो, फॉर रेजिंग लोन आउटसाइड पाकिस्तान, यानी दो दफा जोर दिया है कि पैसा या कर्जा बाहर से पाकिस्तान में आ रहा हो, बाहर से पाकिस्तान में आ रहा हो, यानी आप एक तरह से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट खींच के ला रहे हैं। द लोन इज यूज्ड इन पाकिस्तान, लोन जो है वो पाकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट पे लगे, और इंटरेस्ट वाज पेड आउटसाइड पाकिस्तान, इंटरेस्ट पाकिस्तान से बाहर जाके लोगों को मिले, और वो कौन से लोग हैं, वो लोग हैं जॉन एंड मैरी। द सिक्योरिटी इज अप्रूव्ड बाय बोर्ड, सिक्योरिटी जो है बोर्ड ने अप्रूव की हो। तो ये बच्चों
सिंपल सा ही था, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। तो आपको जरा समझ आई है ऑब्वियसली, तो जी एंटर कर दीजिए। मलिक रहबर हैं, MK हैं हमारे साथ, और हमारे साथ जो है वो इस वक्त बाकी लोग भी जुड़ चुके हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है, अक्सर मैं कहता हूँ नाम जरूर दिया करें, ठीक है, अलवान भट्ट है। तो आई होप सो फॉर यू आर गेटिंग एट। क्या ख्याल है बच्चों? सो डन जी, चलिए, तो ये गुड हो गया जी। अच्छा, अब जरा हम चलते हैं इस तरफ के कुछ मामलात में हुकूमत खास रियायतें देती है एग्जम्पशंस में। उसमें एक मामला ये भी है जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल डेलीगेशंस का है, या डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन एग्जम्पशंस का है। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक जो इसके मेंबर हैं, और इसको अमन के प्रमोशन, यानी जो भी कह लीजिए, यानी नाम नेहाद समझिए, जो भी समझिए आप, यानी पीस एफर्ट इन द वर्ल्ड के अंदर जो है, या दुनिया में अमन व अमान के लिए एक इदारा बनाया गया है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, तो लिहाजा कुछ थोड़े से यहाँ पे भी मामला तो रिलेटेड आते हैं। तो असल मसला ये है कि वो लोग द इनकम ऑफ इंडिविजुअल इंटाइटल्ड प्रिविलेज टू अंडर द डिप्लोमेटिक कॉन्सुलर प्रिविलेज एक्ट, द यूनाइटेड नेशंस एक्ट शैल बी एग्जेम्प्टेड। वो लोग जो यूनाइटेड नेशन के किसी काम के सिलसिले में या यूनाइटेड नेशन के किसी मसले में पाकिस्तान में आए, लेट्स से फर्ज कीजिए ये बंदा है, इस नेम इज लेट्स से स्टीफन जो है वो आए हैं पाकिस्तान, इसलिए यूनाइटेड नेशन के किसी काम से, और यहाँ पर इन्हें ऑब्वियसली सैलरी भी मिलेगी, रहने के लिए घर भी मिलेगा। तो अगर ये उसके अंडर आए हैं तो इनको जो भी मुआवजे मिलेंगे यहाँ पे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कहते हैं एनी पर्सन रिसीव अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन यूनाइटेड नेशन शैल बी एग्जेम्प्टेड इफ पर्सन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वाज एग्जेम्प्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज करें इसी तरह कोई बंदा ऐसा है जो यूनाइटेड नेशन के किसी काम के सिलसिले में, फर्ज कीजिए हमारे मुल्क का कोई बंदा है, इसका नाम है हमायूं, तो हमायूं साहब जो है ये यूनाइटेड नेशन के किसी काम से अपॉइंटेड रहे, लेट से फिलीपीन में या आयरलैंड में, और वहां इनको काम करना पड़ा। अब जब इनको वहां से आमदनी आएगी पाकिस्तान, तो इनकी ये आमदनी भी टैक्स से मुस्तस्ना होगी, इनकी आमदनी भी टैक्स से मुस्तस्ना होगी। यानी दोनों सूरतें हैं कि यूनाइटेड नेशन का कोई नुमाइंदा पाकिस्तान में आया और यहाँ काम कर रहा है, तो उसको यूनाइटेड नेशन से सैलरी मिल रही है, हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। इसी तरह हमारा कोई बंदा किसी दूसरे मुल्क में गया और वहां जाके किसी डेलीगेशन या किसी काम में मसरूफ हो गया यूनाइटेड नेशन के, और यूनाइटेड नेशन ने उसके बदले में उसे सैलरी दी है, चाहे वो बाद में रिसीव हुई है, आने के बाद में रिसीव हुई है, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। जी बच्चों, बात क्लियर है जी? जी मलिक अब्दुल वाहिद, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं इसी के ऊपर। आप ये जानते हैं कि एक मुल्क के फॉरेन ऑफिस के लोग दूसरे मुल्क में जाके काम करते हैं, ये कोई बड़ा अचंभे की बात नहीं है, ये यूजुअल होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, कराची में चाइना के एम्बेसडर पाकिस्तान के एक ऑफिशियल को वेलकम कह रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि गैर मुल्की लोग जो हैं वो एक दूसरे के यहाँ कॉन्सुलेट्स खोली होती है, यानी इस तरह से कि जैसे चाइना ने अपनी कॉन्सुलेट पाकिस्तान में बना रखी है और पाकिस्तान ने अपनी कॉन्सुलेट बीजिंग में बना रखी है, इस तरह दोनों ने अपने अपने एम्बेसडर भेजे हुए। ठीक है जी, जैसे पाकिस्तान में हो सकता है कि कोई बंदा जिंग जोंग एज एम्बेसडर काम कर रहा हो, और चाइना में कोई सिद्दीक नामी बंदा
एज एन एम्बेसडर काम कर रहा हूं। अब ये दोनों का पैरेलल एक दूसरे के लिए वेलकम है कि सैलरी रिसीव बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉई फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू फॉरेन गवर्नमेंट शैल बी एग्जम्प्ट। कि अगर उनका एम्प्लॉय यानी जिंग जोंगजिंग सैलरी ले रहा है पाकिस्तान में रहते हुए, जाहिर बात है उसको सैलरी चाइनीज गवर्नमेंट से आ रही है, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो हमने क्या कहा, सैलरी रिसीव बाय जिंग जोंगजिंग फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू फॉरेन ऑफिस शैल बी एग्जम्प्ट। तो उसकी इस सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए 3 शराइत। पहली शर्त यह है कि एम्प्लॉय इज सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यानी ये जो जिंग जोंगजिंग, मिस्टर जिंग जोंगजिंग है, इन्हें पाकिस्तान का सिटीजन नहीं होना चाहिए और इन्हें चाइना का सिटीजन होना चाहिए। तो मैंने केस ही ऐसा बनाया है कि ये चाइना के ही सिटीजन है, तो शर्त पूरी हो गई। दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉय परफॉर्म सिमिलर सर्विसेज एज आर परफॉर्म बाय द फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन द फॉरेन कंट्री। ये वही काम कर रहे हो जो कि हमारे सदीक भाई उधर कर रहे हैं, ये काम भी वही हो और ये काम भी वही हो। जो काम सदीक यानी हमारे एम्बेसडर वहां कर रहे हैं, वही काम उनका एम्बेसडर यहाँ कर रहा हो, इसके अलावा कोई काम ना कर रहा हो। ठीक है ना, ये नहीं कोई यहाँ आके राइस मिल लगा के बैठे हो, शुगर मिल लगा के बैठे हो और हमारा एम्बेसडर वहां बैठा सिर्फ वीजा इशू कर रहा हो। यानी ये भी वीजा इशू करने के काम ही आए हो और वो भी सिर्फ वीजा इशू करने के काम पे गए हो, तो वही काम कर रहे हो, उसके अलावा कोई काम ना कर रहे हो। तो पहली शर्त क्या है, हम इनकी आमदनी को एग्जेम्प्ट कर देंगे अगर इनकी इनकम, अगर ये हमारे मुल्क के सिटीजन नहीं है, ये दूसरे मुल्क के शहरी हैं, वहां के सिटीजन है, जैसे चाइना के सिटीजन है जिंग जोंग, और ये वही काम कर रहे हो जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉरेन कंट्री में जाके कर रहे हैं, वही ये यहाँ कर रहे हो। और फिर ये एक शर्त बहुत जरूरी है, जो तीसरी वाली है तो जरा कंजूसी वाली शर्त है, लेकिन है द फॉरेन गवर्नमेंट गिव अस सिमिलर एग्जम्पशंस टू एम्प्लॉयज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। यानी अगर ये वहां हमारे एम्बेसडर किए इनकम पर टैक्स एग्जेम्प्ट करेंगे, तो हम भी इनकी इनकम पर एग्जेम्प्ट कर देंगे टैक्स। लेकिन अगर इन्होंने टैक्स लगाया तो फिर हम भी टैक्स लगाएंगे। तो ये सौदा नकदा नकद है, अगर आप एग्जेम्प्ट करेंगे हम भी एग्जेम्प्ट कर देंगे, अगर आप टैक्स लगाएंगे तो हम भी टैक्स लगा देंगे। इस सिलसिले में यकीनन कुछ कंट्रीज ने एक बड़ी ना, वो होते हैं ना, बाज कंट्रीज में बड़ी अकड़ होती है कि अच्छा जी हम बहुत बड़े कंट्री हैं, स्विट्जरलैंड हो गए हो, तो हमारे एम्बेसडर जब आपके यहाँ आए ना तो आपकी क्या औकात है हमसे टैक्स ले। लेकिन अगर आपका एम्बेसडर हमारे मुल्क में आएगा, नहीं 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 हमारे यहाँ सब बराबर होते हैं, हमारा कानून ही बड़ा अच्छा है, हम सबको बराबर रखते हैं, हम टैक्स लेंगे, तो उनको डोज देने के लिए हमने कानून बनाया है। और कानून ये बनाया है कि अगर तुम टैक्स लोगे तो फिर हम भी लेंगे, और अगर तुम एग्जेम्प्ट करोगे तो हम भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। दिस इज व्हाट बेसिकली वी डन फॉर द सेक ऑफ दोज कंट्रीज हु थिंक दे आर सुपीरियर। अच्छा बच्चों, तो अब यहां तक कोई बात समझ आई आप लोगों को? मलिक राहवर है हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़ गए हैं, ठीक है जी, दानियाल खालिद आ गए हैं, अब्दुल वहीद आ गए जी। तो दानियाल खालिद किधर है यार, अब्दुल वहीद कहाँ है? टॉपिक का पहला पॉइंट, अब्दुल वहीद तो बड़ा सियाना आदमी है, तो लेट आया और अब हमें कह रहा है कि पॉइंट जो है ना दोबारा समझा दे। तो यार हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, तू ऐसा कर मेरा बेटा कि तू ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी, बड़ा आसान सा करके समझाया है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो सिंपल सी बात, अगला पॉइंट हमारा बड़ा सिंपल सा है, आसान सा है, एग्जम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। अच्छा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत भी ना कुछ एग्जम्पशंस मिल जाती है, इसका क्या मसला हो सकता है? देखिए बात ऐसा होता है कि कोई अल्लाह ना करे कोई हादसाती सूरत हाल पैदा हो जाती है, जैसे
आप समझ रहे हैं हमारे बलूचिस्तान में एक सैलाब आया हुआ है इस वक्त, तो हादसाती सूरत हाल है। सैलाब जो है वो बड़ी बुरी तरह हिट कर रहा है बलूचिस्तान को, क्योंकि हमारा बड़ा अहम सूबा है। तो वहां पर बड़ी जबरदस्त किस्म की तबाही मची हुई है। अब फर्ज करें कि कोई दूसरा मुल्क है, फर्ज कर लें दूसरे मुल्क का नाम है चाइना, और वो हमें कोई इमदाद दे रहा है कि यार ये बहुत ज्यादा लोगों की तबाही हो रही है, तो हम आपको कुछ इमदाद दें। लेकिन इमदाद की मद में रकम भी आती है और कुछ एक्सपर्ट्स को वो भेज देता है। फर्ज करें वो 3 एक्सपर्ट्स को भेज देता है कि यार ये 3 एक्सपर्ट्स ना आपके साथ मिलकर लोगों को बचाएंगे। तो फर्ज कर लें ये इनके नाम है ची चूंग चा, तो इनके नाम है चीचू चा। तो उन्होंने चीचू चा को साथ भेज दिया इमदाद के। तो हमने पूछा जी अच्छा ये क्या करेंगे, कि जी ये जो नूडल्स खाते हैं ना ये लोग स्टिक के साथ, ये लोगों को हाथ नहीं लगाएंगे, लोगों को उस नूडल से बांध के पानी से निकालेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए ये 3 बंदे उन्होंने साथ भेजे। अब ये सैलाबी रेले से लोगों को निकाल रहे हैं अपनी नूडल की मदद से। ठीक है, इन्होंने जो है अरारोट की नूडल बनाई है और उन नूडल से लोगों को निकाल के ला रहे हैं। अब मसला ये है कि जितने दिन भी यहाँ रहेंगे इन्हें तनख्वाह तो मिलेगी, और हो सकता है फिर इन्हें मजीद रोक लिया जाए कि जी प्लानिंग आइंदा के लिए सैलाब की करनी है, तो ये इमदाद के साथ यहीं रहेंगे और नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपकी प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे और आपको मजीद मशवरे देंगे। ठीक है, कि इन हालात में लोगों को डेंगू से कैसे बचाया जाए, इन हालात में लोगों को दोबारा से बहाल कैसे किया जाए। तो इसके लिए इन्हें यहाँ रहना है। अब जाहिर बात है इनको यहाँ जब रहेंगे तो सैलरी तो मिल रही है, इस सैलरी पर भी टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इस सैलरी पर भी टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब ये जो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा ना, इसके लिए जरूरी शराइत है। पहली शर्त तो यही है कि ये नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, इनको हमारा रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी शर्त ये है कि ये लोग जो हैं ये दूसरे मुल्क से आए हों, और यानी किसी दूसरे मुल्क से आए हैं और ये उसी मुल्क के शहरी भी हैं। ठीक है जी। तो पहली शर्त ये कि नॉन रेजिडेंट है लेकिन उस मुआहदे के तहत काम कर रहे हैं, उस मुआहदे के तहत काम कर रहे हैं। नॉन रेजिडेंट है लेकिन उस मुआहदे के तहत काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दूसरे मुल्क के शहरी हैं, हमारे शहरी नहीं है। और तीसरी और बड़ी अहम शर्त यह है कि इनकी सैलरी जो इन्हें दी जा रही है ये उसी फंड से आ रही है जो कि इमदाद का हिस्सा है। ये नहीं है कि कई पैकेजेस ने भी दे दिए पैसे, उसके बाद ICI ने भी दे दिए, उसके बाद नेस्ले ने भी दे दिए, तो फिर नहीं है, उस इमदाद से ही पैसे आ रहे हो तो फिर ठीक है। तो देखिए बात बड़ी सिंपल सी हो गई। कोई दूसरा मुल्क हादसाती तौर पे हमें इमदाद में लोग भेजता है प्लानिंग के लिए, बचाने के लिए। वो लोग यहाँ रहेंगे, उन्हें सैलरी मिलेगी, उस सैलरी पर टैक्स एग्जाम्प्ट होगा। शर्त ये है कि ये हमारे शहरी नॉन रेजिडेंट हों और उस मुआहदे के तहत काम कर रहे हों। दूसरी शर्त ये है दूसरे मुल्क के शहरी हो, हमारे शहरी ना हो। और तीसरी शर्त ये है कि इनको सैलरी उसी फंड से मिल रही हो जो इमदादी फंड था, अच्छा, तो ऐसी सूरत में इनकी सैलरी को एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। अब ये जो सेक्शन लिखा है कैसे लिखा है जरा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट पाकिस्तान सोर्स इनकम which Pakistan is not permit tax under a tax treaty shall be exempted। तो दोनों ममालिक के दरमियान तय पा जाने वाले एक मुआहदे के नतीजे में एक दूसरे के शहरी पर टैक्स नहीं लगेगा। किस सूरत में? The salary received by individual shall be exempted if कहां से पैसा आया हो? Mentioned in aid agreement between the federal government and the foreign government
आर अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WTO वगैरह है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुआहदे में लिखा हो कि ये लोग, ये डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स आए और इनको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो शराइत है वो यूं लिखी है, इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है, और ये उस मुआहदे के तहत अंडर एग्रीमेंट यहाँ काम कर रहा हो, सर्विसेज दे रहा हो। दूसरी बात ये है, द एड एग्रीमेंट विद अ फॉरेन कंट्री, इंडिविजुअल इज सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, ये उस मुल्क का शहरी हो, हमारा शहरी ना हो, ये उस मुल्क का शहरी हो जहां से हमने इमदाद ली है, या उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हो, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द सैलरी इज पेड फ्रॉम द फंड गिवन टू पाकिस्तान, और इसकी सैलरी उसी फंड से दी जा रही हो जो पाकिस्तान को एज अ इमदाद दिया गया है। ठीक हो गई जी बात। सिर्फ एक चीज का फर्क है, तकरीबन यही चीज है जो जिसका सब क्लॉज कह सकते हैं, या सॉरी सेक्शन, सब सेक्शन कह सकते हैं। उसके अंदर ये कहा गया है कि फर्ज करें किसी प्रोजेक्ट के लिए इमदाद आती है, किसी प्रोजेक्ट के लिए इमदाद आती है। कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है? जिन्हें हम कर देते हैं दयामीर भाषा डैम। दयामीर भाषा डैम के लिए इमदाद आ जाती है, और इस इमदाद में कुछ बंदे आ जाते हैं चाइना की तरफ से, जो क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट देती है। फर्ज करें यहाँ पे भी 3 बंदे हम बना लेते हैं। वैसे ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, बंदे मैं बना लेता हूँ, फिर भी आपको भी तो बंदा बना ही रहा हूँ। अच्छा, तो शिंग शोंग शिंग नाम ही रख लेना यार, बस ठीक है। तो शिंग शोंग जुंग, चले शिंग शोंग जुंग, ये जनाब 3 बंदे, ये बंदे जो हैं ये भेजे गए हैं सर्विसेज के लिए, जो डैम की प्लानिंग करेंगे, डैम की प्लानिंग लिखेंगे, उसकी फिजिबिलिटी बनाएंगे। ये इमदाद के तौर पे है। तो इनकी सैलरी पर भी टैक्स नहीं लगेगा, इनकी सैलरी पर भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन शरायत क्या है? शरायत ये है, पहली शर्त ये है कि ये बंदे इस प्रोजेक्ट में जिसमें ये काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में उस मुल्क की इमदाद के साथ या इमदाद की मद में आए हैं, या उसकी इमदाद से चल रहा है। ये प्रोजेक्ट उसकी इमदाद से चल रहा है जिसमें ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये बंदे नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, और सिर्फ इनके यहाँ रहने की वजह वो मुआहदा है, और उस मुआहदे के तहत काम कर रहे हैं, ये उस मुआहदे के तहत काम कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि इनकी सैलरी या इनकी तनख्वाह उसी इमदाद में से दी जा रही है, उसी में से दी जा रही। तो पहली बात यह है कि जब आपने देखा कि यहाँ पे भी क्या है, एक दयामीर भाषा नाम का एक प्रोजेक्ट है, डैम है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, एक इमदाद आई है चाइना की तरफ से, उसमें हमें एक्सपर्ट स्किल्स की जरूरत थी, उन्होंने उसके लिए भी एक्सपर्ट भेज दिए। लेकिन इन एक्सपर्ट्स को जब भेजा है तो ये डैम की फिजिबिलिटी या प्लानिंग करके हमें दे रहे हैं, और ये लोग जो है उसी प्रोजेक्ट में इमदाद के तहत ये प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ये काम कर रहे हैं, ये नॉन रेजिडेंट है, मुआहदे की वजह से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सैलरी जो है वो इमदाद से दी जा रही है, तो इसको भी हम टैक्स एग्जेम्प्ट कर देंगे। देखते हैं क्या लिखा है सेक्शन में। सेक्शन में ये लिखा है, एनी इनकम रिसीव बाय अ पर्सन, any income received by a person not being a citizen of Pakistan working as contractor, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, कंसल्टेंट काम कर रहा है, एक्सपर्ट काम कर रहा है on a project in Pakistan shall be exempted from tax if provided for bilateral multilateral technical assistance agreement, जिसके अंदर या तो 2 मुल्कों ने या 3 मुल्क या 2 से ज्यादा मुल्कों ने टेक्निकल असिस्टेंस के तौर पर इन्हें हमारे पास भेजा है, या हमें ये यूएनओ या यूनिसेफ ने इन्हें भेजा है,
तो हम इनकी आमदनी पर, सैलरी पर टैक्स माफ कर देंगे, एग्जाम्प्ट कर देंगे। शर्त, प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा हो बाहर से इमदादी तौर पे। दूसरी बात यह है कि इंडिविजुअल जो है वो पाकिस्तान के रेजिडेंट ना हो और सॉल्वली उस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में या एग्रीमेंट के नतीजे में काम कर रहे हो। और तीसरी बात यह है द इनकम पेड आउट ऑफ फंड्स, यानी इनकी सैलरी उसी फंड में से दी जा रही हो। जी बच्चों, क्या ये बात क्लियर है आपको? क्लियर है तो एक जी लिखकर और एंटर कर। कुछ ऐसे लॉज होते हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनका तहफ्फुज भी जरूरी होता है और कभी कभी ना उनकी वजाहत बिला वजह भी कर दी जाती है। बाज़ बात उनकी वजाहत की वजह होती है, बाज़ बात बस कर दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने लिखा हुआ है एग्जेम्पशन एंड कंसेशन इन द सेकंड स्केड्यूल। एक लिस्ट छाप दी गई है कि सेकंड स्केड्यूल में कौन कौन से जो है कंसेशन और एग्जेम्पशंस अवेलेबल। ये इस तरह से जैसे आप एक होटल में खाना खाने जाते हैं तो एक मेन्यू ले जाते हैं, अच्छा भाई मेन्यू में क्या क्या है। इसी तरह लॉ ने भी एक मेन्यू छाप दिया है और उसके अंदर वो मेंशन करना चाहते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे स्वाबदीदी इख्तियारात में है, क्या क्या हमारी पावर एंड अथॉरिटी है। तो वो कहते हैं जी सबसे पहली बात ये याद रखना, हम पूरा टैक्स माफ कर सकते हैं, पूरे का पूरा टैक्स माफ कर सकते हैं। तो भाई आप शेर हैं, आपको कौन पूछ सकता है, तो आप पूरा टैक्स माफ कर सकते हैं। वैसे कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं जिसमें हम पूरे का पूरा टैक्स भी माफ कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि टैक्स को कम रेट पर चार्ज करें। क्या करें? कम रेट पर चार्ज करें, ठीक है ना। अच्छा, अब बात यह है कि हम चाहें तो पूरे का पूरा टैक्स माफ कर सकते हैं, हम चाहें तो कम रेट कर सकते हैं और हम चाहें तो टैक्स में रिडक्शन कर सकते हैं। टैक्स में रिडक्शन कर सकते हैं, टैक्स को कम कर सकते हैं, यानी रेट भी कम कर सकते हैं और कैलकुलेटेड टैक्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ये दो अलग चीजें। एक ये कि आप 10% टैक्स देते हैं, वो कहते नहीं यार तुम आज के बाद 5% देना। और एक ये कि आपका टैक्स आ गया, 1 लाख रुपया टैक्स निकाल लिया, उन्होंने आपको इसके अंदर से टैक्स क्रेडिट दे दिया कि आपने बड़ी नेकी के काम किए इस साल, तो चले आपको ना हम टैक्स क्रेडिट दे देते हैं, ठीक है ना। और टैक्स का जहां तक रेट का ताल्लुक है तो टैक्स रेट की मिसाल है जैसे स्मॉल बिजनेस को स्पेशली टैक्स रिड्यूस कर दिया जाता, स्मॉल बिजनेस को टैक्स रिड्यूस कर दिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये हुई, हम टैक्स माफ कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बहुत सारी एग्जांपल, ऊपर सारी एग्जांपल ये थी, चलेगा मैं लिख देता हूं एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को टैक्स एग्जेम्प्ट है। अच्छा, हम टैक्स कम रेट से ले सकते हैं, जैसे 5 से 10% फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए हमने रिड्यूस कर दिया और हम कैलकुलेटेड टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। और किसी खास काम पर, किसी खास ऑपरेशन पर हम टैक्स को माफ कर सकते हैं, एनी प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पैकेजेस ने एक प्लांट लगाया, इससे पहले प्लांट जो है वो पोल्यूशन जो है वो कोई तकरीबन 1000% कर रहे थे। इस प्लांट ने जो पोल्यूशन है उसको 10% पे ले आया, तो हम कहते हैं कि हम इस खुशी के मौके पर इसको, इस पर्टिकुलर प्लांट को लगाने पर, या इस प्लांट को, ये एक अच्छी मिसाल ये हो सकती है कि पंजाब में लगाने की बजाय ये प्लांट इसने जाके लगा दिया है बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान के गैर अनएम्प्लॉयमेंट के एरिया में जहां बड़े लोग बेरोजगार हैं वहां पे लगा दिया है, तो फिर हम इसे ये कर सकते हैं, टैक्स को पूरी तरह से इस ऑपरेशन पे माफ कर सकते हैं। हाँ, वीडियो को भी टैक्स माफ होता है बेटे, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो कहता है अब जरा एक बड़ी अहम बात आगे आ गई, वो क्या है, ये चैप्टर 4 में भी पढ़ी थी, वेयर एनी इनकम इज एग्जेम्प्टेड
it shall be included in the total income, however no tax shall be paid. जब तुम रिटर्न फाइल करो, अगर हमने किसी इनकम पर टैक्स माफ किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस रिटर्न में वो इनकम लिखी ना जाए। तुम्हें लिखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर इनकम से मैंने 10 लाख रुपया कमाया है। यू हैव टू मेंशन, ऑल्दो के टैक्स इस पे नहीं है, लेकिन तब भी इसको इंक्लूड किया जाएगा, डेटे का हिस्सा बनाया जाएगा, इंफॉर्मेशन का हिस्सा बनाया जाएगा। क्लियर होगी जी बात? तो तब भी हम इसको जरूर जो है वो कहेंगे कि आप इसको मेंशन करें। जी बच्चे, अच्छा ये इंटरेस्टिंग किस एंगल से, बात वक्त ऐसा होता है कि इंसान ना वो काम करता नहीं जिसका वो दावा कर देता। यानी बात बंदा कहता है वही मैं ये भी कर सकता हूँ, याद रखना। जैसे फर्ज करें कि दानियाल उठ के कहता है कि अगर मैं चाहूं तो मैं चारों दीवारें कमरे की हटा के छत को अपने हाथों से उठा सकता हूँ। हालांकि उठाएगा कभी नहीं, लेकिन ऐसा दावा किया जा सकता है ना, तो दावा किया जा सकता है। या फर्ज करें कि मलिक राहबर कहता है कि जी मैं जो है ना अकेला जाके जनाब जो है ये लाहौर के शाही फोर्ट का दरवाजा उखाड़ के फेंक सकता हूँ, तो फेंक नहीं सकता, लेकिन फिर भी चले हम मान लेते। इसी तरह कभी कभी ना बोर्ड भी इस तरह के दावे कर देता है। वो कैसे क्या दावे कर देता है? कहता है कि मेरे पास ना अथॉरिटी है। हमने कहा है भैया हमें पता है तेरे पास अथॉरिटी है। कहता हाँ मेरे पास अथॉरिटी है। हमें अच्छा चल यार आज बता रहा है तो बता ही दे तेरे पास किस चीज की अथॉरिटी है। वो कहता मैं एक नोटिस इश्यू कर दूं ना, एक नोटिस इश्यू कर दूं तो मैं चाहूं तो मैं तुम्हारे ऊपर टैक्स बढ़ा सकता हूं, कम कर सकता हूं। यानी एक नोटिफिकेशन जो आज ही काम नाफिजुल अमल हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है। यानी इससे पहले जो रिटर्न आया वो भी आप मैं दोबारा ले सकता हूं तुमसे, इसके बाद में जो आएंगे वो भी, और जो तुम करंट टाइम में सबमिट कर रहे हो वो भी, तीनों पर मैं रद्दो बदल कर सकता हूं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, आमतौर पे करंट से आफ्टरवर्ड काम चलता है, मतलब ज्यादातर जो आफ्टरवर्ड काम चलता है। लेकिन कहने में क्या हर्ज है कि लोगों को याद करा दिया जाए कि ये सब कुछ हमारे इख्तियारात में है। हम आज का भी चेंज कर सकते हैं, मुस्तकबिल का भी कर सकते हैं और पास्ट का भी कर सकते हैं, और हमें इस बात से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये कहने का मतलब, तो कहते हैं बोर्ड में विद अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज, बोर्ड जो है फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज की मदद से अमेंड कर सकता है सेकंड स्केड्यूल को बाय एडिंग, कुछ इजाफा करके या हटा के कोई शिक ओमिटिंग या चेंज करके इन एनी क्लॉज। तो ये तो आसान सी बात है ना कि वो चाहे तो अजाफी क्लास डाल दे, वो चाहे तो किसी क्लॉज को किसी लॉ को खत्म कर दे, वो चाहे तो किसी क्लॉज को तब्दील कर दे। तो ये तीनों काम कर सकता है। लेकिन ऑल अमेंडमेंट, ये जो असल बात जो है मैंने एस्टोनिशिंग है वो ये है कि ऑल अमेंडमेंट शैल बी इफेक्ट एनी टैक्स ईयर बिगिनिंग। ये किसी शुरू के साल को अमेंड कर सकती है ऑन एनी डेट बिफोर, बिफोर का मतलब क्या है? पहले का, बिफोर पहले का, आफ्टर बाद का, आफ्टर बाद का, बिफोर पहले का, द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिफिकेशन इज इश्यूड। तो नोटिफिकेशन इश्यू हो रहा है, फर्ज कर लीजिए जुलाई 2017 को, जुलाई 17 जुलाई 2022 को, तो चाहे तो अमेंड कर दे पिछले साल को जो टैक्स ईयर 2021 था, चाहे तो अमेंड कर दे जो आज इस साल में टैक्स ईयर देना है, अभी हमने खत्म हो गया है 22 को, और चाहे तो 2023 की बात कर ले। तो भाई फिर बात वही है, आप शेर हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, हम आपको मना नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और कह रहा है हालांकि कि हमें सुनाने की क्या जरूरत है, जिनको सुनाना है उनको जाके सुनाए। लेकिन हमें सुना रहा है क्या कि फेडरल गवर्नमेंट शैल प्लेस बिफोर नेशनल असेंबली ऑल अमेंडमेंट मेड बाय द सेकंड स्केड्यूल इन द फाइनेंशियल ईयर। हाँ ये है
कि FBR को ये सारी चीजें जो है जाके एक दफा रखनी पड़ेंगी पार्लियामेंट के सामने, तो पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगी तो फिर ये लॉ बन जाएगा। तो हम कहते हैं हाँ भाई ये हो सकता है, इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला तो नहीं है, तुम जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, लेकिन यहां पर आके एक स्पेशल बात कहने की जरूरत थी से जो इसने हमें कही, और इसी तरह से कुछ दूसरे लॉज पर भी बात कर रहा है कि जनाब भाई शेर है, शेर नहीं है, शेर ही तो है और क्या। अच्छा, exemptions and tax provision in the other laws, exemption and क्या है, तो ये कहता है कि सेक्शन 2021 ये कहता है, सेक्शन 2021 ये कहता है, टैक्स ऑर्डिनेंस में बोलता क्या जा रहा हूँ, टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 क्या कहता है कि हम चाहें तो टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दें, हम चाहें तो टैक्स रेट को रिड्यूस कर दें, हम चाहें तो टैक्स लायबिलिटी को जो है वो रिड्यूस करके रख दें, चाहे तो रेट को रिड्यूस करके रख दें, चाहे तो टैक्स को माफ करके रख दें, चाहे तो किसी ऑपरेशन को एग्जेम्प्ट कर दें, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। ठीक है जी। और ये भी याद रखना कि हम इसे लॉ के तहत कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये बताना बड़ा जरूरी है तुमको, एग्जेम्प्ट ऑपरेशन के, कोई भी एग्जेम्प्ट ऑपरेशन जो है उसके ऊपर हम तुम्हें खास सहूलत दे सकते हैं। ये बात हो गई हमारी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों हम लिमिटेशंस ऑफ एग्जम्पशंस, टैक्स ड्यूलिज्म। अच्छा, ये ना टैक्स ड्यूलिज्म का मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, ये पहले मैं इस केस से हटके पढ़ाता हूं, फिर इस केस के अंदर लेके आता हूं और फिर आपसे बात करता हूं। देखिए, पहली बात ये जो लॉ है ना, ये क्या कहता है, ये कहता है कि फर्ज करें टोयोटा कंपनी है तो हम ना इससे 2 टैक्स लेंगे। वो कैसे? आप जानते हैं टोयोटा क्या बनाता है, गाड़ियां। जाहिर है भाई टोयोटा गाड़ियां बनाता है। नहीं, सिर्फ गाड़ियां बनाता है ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। टोयोटा शैम्पू नहीं बनाता। अच्छा तो टोयोटा जो गाड़ियां बनाता है बच्चों, और फर्ज करें टोयोटा ने इनकम कमा ली है 1000 इनकम कमा ली टोयोटा ने, तो फर्ज करें टैक्स अथॉरिटीज ये कहती हैं कि तुम्हारी इनकम पर 29% टैक्स है। ठीक है जी, तो इसे 2,90,000, सॉरी 2 लाख नहीं, मैंने 1000 लिया, 290 रुपए एज अ टैक्स देना पड़ेगा। डन जी। तो ये टैक्स ले लिया गया। बड़ी आसान सी मिसाल है, टोयोटा गाड़ियां बनाता है और गाड़ियां बनाने पर उसे टैक्स लगाया 1000 उसकी आमदनी है, उस पर 29% टैक्स है, उसे 290 रुपए टैक्स में दे। अब बाकी बचे उसके पास इस आमदनी में से फर्ज कर लीजिए 710 रुपए, 710 रुपए ये इसने दे दिया डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को। अब एक टैक्स तो आपने देखा कि ये लग चुका है, दूसरा टैक्स जब डिविडेंड दिया गया तो उस पर भी 15% टैक्स लग गया। ये टैक्स ड्यूलिज्म है, ये टैक्स ड्यूलिज्म है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी की आमदनी पर भी टैक्स है और कंपनी की आमदनी पर भी टैक्स है और कंपनी के डिविडेंड देने पर भी टैक्स है, दोनों जगह टैक्स है जी। बात होगी क्लियर। लेकिन मसला ये है कि फर्ज करें कि हम कहते हैं कि हम एक ऐसा कारोबार करते हैं जिस पर टैक्स नहीं है। फर्ज करें हमने एक फार्म हाउस बना दिया, इकोटैक मैनेज फार्म हाउस, जो प्रोड्यूस करता है काऊ, बफलो और उसके अलावा एग्रीकल्चर। तो फर्ज करें हमने फसलें उगा दी, ये फसलें उगाई। अब ये जो इकोटैक मैनेज है इसका काम तो एग्रीकल्चर का है। फर्ज करें ये एक लिमिटेड कंपनी बन गई, इसके शेयर होल्डर्स भी आ गए,
इसके शेयर होल्डर्स भी आ गए। अब इसने फर्ज करें 1000 रुपया कमाया है मुनाफा या इनकम, इनकम कहते हैं, मुनाफा अच्छा वर्ड नहीं है, इनकम। इस इनकम पर टैक्स लगेगा क्यों बच्चों, क्या ख्याल है? कैन इट बी टैक्स्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ वी लर्न? जी बच्चों, टैक्स लगेगा फार्म हाउस की इनकम पे। क्यों भाई दानियार, क्यों भाई अब्दुल वहीद सॉरी, मलिक राहबर, टैक्स लगेगा? मैं सो जाऊं जाके, फिर जवाब देते हो नहीं, एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। लेकिन जब ये फार्म हाउस अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने लगेगा तो उस पर टैक्स लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा। लिहाजा आम कंपनियां अपनी आमदनी पे भी टैक्स दें, डिविडेंड पे भी टैक्स दें। एग्रीकल्चर बिजनेस जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है वो अपनी इनकम पे टैक्स ना दे, लेकिन डिविडेंड पे उसे टैक्स देना जरूरी होगा। तो पढ़ते हैं ला क्या है? ला कहता है वेयर एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स द टैक्स एग्जम्पशन शैल बी लिमिटेड टू ओरिजिनल रेसिपिएंट। जब भी किसी चीज पर टैक्स एग्जेम्प्ट होगा तो टैक्स सिर्फ ओरिजिनल रेसिपिएंट को एग्जेम्प्ट होगा। टू एनी पर्सन रिसीव एनी पेमेंट आउट ऑफ इनकम, ठीक है जी, तो वहां तक महदूद होगा। उसके आगे वो जिन लोगों के पास आमदनियां जा रही हैं जैसे शेयर होल्डर, पार्टनर्स, तो ऐसी सूरत में शेयर होल्डर जो है उनके डिविडेंड पर टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब यह है वेयर एनी इनकम is exempted from the tax, the exemption shall be limited to the original recipient. Original recipient तक महदूद रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? और एक और बात भी है इसके अंदर, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। This exemption is available up to source, यानी जो सोर्स है वहां तक अवेलेबल है ना, नॉट ऑन फर्दर प्रोसेस ऑन द बिजनेस और एक्टिविटी, यानी उस सोर्स तक अवेलेबल है, उस सोर्स के आगे अगर लेके जाओगे उसको तो अगली बिजनेस एक्टिविटी पर एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। इस पर एक सवाल कर लेते हैं। ये सवाल पास पेपर का है जो इसी लॉ पर बेस करता है। ये आया है मार्च 2018 में, यानी 2018 में, और इसके मार्क्स हैं 4। छोटा सा सवाल है, कुछ ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। कि नदीम हैज एन एग्रीकल्चरल लैंड इन ठट्ठा विच इज बीइंग यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन। उस पर उसने गन्ना उगाया है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर कल्टीवेटेड 2 लाख टन ऑफ शुगर कैन, उसे 2 लाख टन शुगर कैन जो है वो काश्त किया, और आउट ऑफ टोटल कल्टीवेशन 1,40,000 टन ऑफ शुगर जो है, शुगर कैन वाज सोल्ड टू शुगर मिल एट प्राइस 4,550 रुपीज। इसका मतलब यह है कि 2 लाख टन शुगर कैन बनाया गया, जिसमें से 1,40,000 टन शुगर बेच दी गई। किस रेट पर? 4550 रुपए पर। ये हो गई एग्रीकल्चर इनकम, यानी एग्रीकल्चरल फील्ड से एक आउटपुट आई, उसको आपने बेचा, ये एग्रीकल्चरल इनकम। वेयर एज रिमेनिंग क्वांटिटी वाज यूटिलाइज्ड इन हिज ओन शुगर मिल। अब जब आगे बाकी क्वांटिटी जो है वो कितनी रह गई? 60,000 टन। तो 140 टन तो चली गई, बेच दी। ये एग्रीकल्चर, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है जी। लेकिन ये जो 60,000 है, ये एग्रीकल्चर इनकम आप नहीं रहेगी। क्यों?
कि शुगर कैन बेचना एग्रीकल्चर बिजनेस है, लेकिन शुगर बनाना एग्रीकल्चर बिजनेस नहीं है, ये तो इंडस्ट्रियल बिजनेस आ गया। ठीक है जी। सो ड्यूरिंग द ईयर देयर वर नो अदर परचेजेस ऑफ शुगर कैन बाय हिज शुगर मिल, कोई दूसरी उसने परचेजेस नहीं की, ये एहतियातन स्टेटमेंट दी गई है। एंड द सेल ऑफ शुगर मिल स्टूड एट 310 मिलियन, वेयर एज टोटल एक्सपेंसेस अदर देन द रॉ मटेरियल कितने हैं 19 मिलियन, एंड देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक शुगर कैन, ये भी एहतियातन दिया कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कोई नहीं है। ठीक है जी। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रूल मेड देयर अंडर कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ नदीम फॉर द टैक्स ईयर 2019। तो देखिए यहाँ पे ना हुआ ये कि जो एग्जामिनर के कमेंट्स आए ना, तो उसने कहा कि जी 70% बच्चों ने कह दिया कि कमेंट्स दे दिए कि ये एग्रीकल्चर बिजनेस है, लिहाजा इस पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि इसका करेक्ट आंसर नहीं था। जो 140 टन शुगर थी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकी एग्जेम्प्ट नहीं होगी। यानी इसमें सोचने का अंदाज ये होना चाहिए था कि इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है दैट इज कि 140 टन शुगर बेची गई है 4550 रुपए के हिसाब से, तो ये उनकी आमदनी बनती है 637,000। क्योंकि मिलियंस है तो इतने जीरोस मुझे ऐड करने पड़ेंगे, तो ये इनकी डायरेक्ट जो है इनकम आ गई। अब बात आ गई शुगर मैन्युफैक्चरिंग की। अब जब शुगर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई तो शुगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इनकी जो सेल है वो उन्होंने बताई है कितनी, इनकी जो सेल है वो उन्होंने बताई है कितनी, सेल इन्होंने बताई है 310 मिलियन। तो 310 मिलियन की सेल है इनकी, तो 310 मिलियन के साथ मुझे 6 जीरोस लगाने पड़ेंगे, जबकि इन्होंने जो है 4550 रुपए के लाभ से शुगर कैन खरीदा है। ठीक है जी, शुगर कैन खरीदा है 4550 के हिसाब से 6 कितना था, शाबाश 16 1,40,000 और 60,000 टन का 60,000 टन का शुगर कैन इन्होंने खरीदा है, और ये बन गया आपका 273,000,000। ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये इनकी कॉस्ट है। और हमें ये भी बताया गया है कि उसके अलावा भी 19 मिलियन की कॉस्ट है, तो 19 मिलियन की अजाफी कॉस्ट आप माइनस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो ये बच्चों आपकी जो इनकम आ गई शुगर कैन से वो आ गई 18,000,000, 18 मिलियन की आमदनी आपकी आ गई। ये इसके अंदर जमा हो जाएगी। ठीक है जी। और जमा होकर आप यहाँ टोटल इनकम लिखेंगे, ठीक है, यू विल राइट डाउन द टोटल इनकम। ठीक है जी। 15 और 1 5, तो 655 मिलियन की इनकम होगी। अच्छा, ये इनकम क्यों जमा की गई है, जबकि बाद में आप टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम को बीच में से निकालेंगे, ठीक है, और वो फिर आप इसमें से माइनस करेंगे और फिर आप इसको डिक्लेयर करेंगे कि ये इसकी टैक्सेबल इनकम। तो आप कह सकते हैं कि सर फिर जमा क्यों की थी आपने। तो आप सब बच्चे जानते हैं
कि अभी हमने एक लॉ पढ़ा है, उस लॉ के मुताबिक आमदनी अगर आपकी एग्जेम्प्टेड भी है, आमदनी अगर आपकी एग्जेम्प्टेड भी है, तब भी आपको, अगर आपकी इनकम एग्जेम्प्टेड भी है, तब भी आपको उसे ऐड करना होगा। वेयर एन इनकम इज एग्जेम्प्टेड इट शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, हाउएवर नो टैक्स शैल बी पेड। तब भी उसको इसके अंदर इंक्लूड करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ऐड करना जो है वो जरूरी होगा। तो ये बच्चों एक्चुअली सॉल्यूशन था इस सवाल का, जिसके 4 मार्क्स आपको साफ मिल सकते थे। कमो बेश स्टूडेंट्स को ये जरूर परफॉर्म कर देना चाहिए था, ये असेंशियल था, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि एक इतना छोटा सा लॉ क्यों याद नहीं रहा पेपर में जाके, और कीमती 4 नंबर जो है वो जाया कर दिए अक्सर स्टूडेंट ने ये कह के, जिनकी तादाद तकरीबन 70% है, कि जिन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं होता। और तकरीबन 15 से 20% बच्चे, जो मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, उन्होंने सारी ही आमदनी को टैक्स लेवल में डाल दिया, और सिर्फ गालिबन 10 से 15% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्लियर बताया कि जनाब ये जो आमदनी है इसमें से एग्रीकल्चरल सेक्शन पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एग्रीकल्चरल मटेरियल जब आगे जाके इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट होगा वहां पर टैक्स लग जाएगा। तो ये बच्चों हो गया आज का हमारा लेक्चर। आपको पता है मैं ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर देने का आदी नहीं हूँ, ना मुझे ज्यादा बातें आती हैं। तो अब मैं आप बच्चों से समरी भी चले मैं नहीं करता, आप लोगों काफी टाइम ले लिया मैंने। आप बताइए कितने % समझ आया? मलिक रहबर, अब्दुल वाहिद एंड वहीद, सॉरी, एंड देन वी आर हैविंग अदर स्टूडेंट्स लाइक एलविन भट्ट है, एक और मलिक साहब है, और एक 1WBV है, BW। जी बच्चों, तो मलिक रहबर कह रहे हैं 100%, अब्दुल वाहिद भी 100% कह रहे हैं। तीसरे चौथे बच्चे की भी अगर आ जाती रिकमेंडेशन, एलविन भट्ट भी हमें जो है वो 100% दे रहे हैं, और ये जो स्टूडेंट जिसे नाम नहीं बताया था, ठीक है, वो भी हमें 100 दे रहा है। एक बच्चा कंजूस मक्खी चूस है, उसने 1% कम कर दिया, चले कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, तो हो जाएगा मसला हल। तो कल इंशाल्लाह आप लोगों से क्लास में मुलाकात होगी, और कल आप सब बच्चे जानते हैं कि क्लास कल 11 बजे शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, और 11 बजे के बाद आपका एक टेस्ट होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस का, और उसके लिए आपने तैयारी करके, तो कल क्लास में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाबी दे। अल्लाह हाफ़िज़।